गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपके 12th के सिलेबस में तो नहीं है, बट इसके क्वेश्चंस CUET में जरूर आता है। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बट आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन अराइज हो सकता है, बट इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। सबसे पहला पॉइंट तो यही अराइज होता है कि सर सॉलिड स्टेट होता क्या है। ठीक है, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा मैटर, पढ़े होंगे। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है आप जानते हैं कि एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड मैटर। उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। बच्चे की कहानी है, आपको पता है। उसके बाद मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट्स होते हैं। क्या क्या होता है पता ही होगा आपको। पहला होता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। दूसरा होता है लिक्विड स्टेट और तीसरा होता है गैसियस स्टेट। जानते होंगे आप, बिल्कुल, है ना। चलिए देखिए, ये जो गैसियस स्टेट है ये भी हमें पढ़ना था 11th स्टैंडर्ड में, बट इसको भी रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। अब हम इसको नहीं पढ़ते हैं, राइट। सॉलिड स्टेट ये भी हम पढ़ते थे 12th क्लास में, ठीक है, बट इसको भी 2-3 साल पहले रिमूव कर दिया गया। अब इसको हम लोग स्टडी नहीं करते। बच गया आपका लिक्विड स्टेट, जिसको हम सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, और इसकी तो स्टडी हम करते ही करते हैं। कहाँ पर पता है आपको? कहाँ पर करते हैं? 12th क्लास में, है ना। 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं और उसको आप लिक्विड स्टेट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी है। तो लिक्विड स्टेट की कहानी तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर का पहला स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर का पहला स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट। क्लियर हो गया? और इसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं। अब पता तो चल गया कि सर सॉलिड स्टेट क्या होता है। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। अब बात कर लेते हैं हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके, देखिए बेसिक सा कंसेप्ट है सॉलिड स्टेट। मान लो आपके पास एक आयरन का टुकड़ा है, लोहे की टुकड़ा है ना, लोहे का टुकड़ा। तो आप क्या देखते हैं? उस लोहे के टुकड़े को देख करके आपको क्या क्या पता चलता है बताइए। आप देखने के बाद आपको जो जो आइडिया आता है उसी को फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या आइडिया आता है? कि उस लोहे के टुकड़े की शेप जो है वो डेफिनिट शेप है, फिक्स्ड शेप है, साइज भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है ना। उसके बाद इसका जो लिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो आप आयरन का रॉड देख रहे हो, आयरन का टुकड़ा देख रहे हो, मान लो ये आयरन का टुकड़ा है और उसके अंदर ये उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब एटम है। मान लो ये एटम है, ये क्या है? एटम है, जो आयरन के एटम से मिलके बना है। एक आयरन का रॉड किससे मिलके बना है बताओ? एक आयरन के एटम से मिलके बना। तो ये जो आयरन का एटम है, ठीक है, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम और ये 4th एटम। तो इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे ये स्पेस होता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड दिस। ये देख रहे हैं आपको ऑरेंज कलर से मैं जो कर रहा हूं, ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और ये बहुत ही कम होता है। जितना कम होगा तभी तो वो सॉलिड स्टेट में होता है। अगर ये स्पेस बढ़ जाए तो वो लिक्विड स्टेट ऑक्यूपाई कर लेगा, और स्पेस बढ़ जाए तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा तो श्योर है ना बच्चा कि उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? बहुत ही स्ट्रांग होगा। मतलब ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, चारों एटम किसका एटम है? आयरन का एटम है। सर आयरन का रॉड है तो आयरन का ही एटम होगा। ये चारों एटम एक दूसरे को टाइटली हेल्ड किया हुआ है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हो गया? अब ये मॉलिक्यूल जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। श्योर है ना सर? सॉलिड स्टेट की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, है ना। उसके बाद आप ये सॉलिड देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में तो जनरली क्या होता है? ये हार्ड होता है और डेंस होता है। तो दीज ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट।
क्लियर है? ये सब प्रॉपर्टीज आपको देखने से पता चल जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आप यहां से देखो, हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की। यहां से हमारे सिलेबस में वो तो 9th-10th लेवल का ही था, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो हमारे पास दो तरह के सॉलिड होते हैं बच्चा, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमोर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमोर्फस सॉलिड। अब बात करते हैं सर, ये जो आप टाइप्स बता रहे हो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक अमोर्फस सॉलिड होता है, ये किसके बेसिस पे बता रहे हो? किसके बेसिस पे आपने इसको कैटेगराइज करा? तो हमने इसको कैटेगराइज करी है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर। अब सर अरेंजमेंट क्या होगा? किसके पार्टिकल्स? जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो सॉलिड मिलके बना है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है। अब आप समझो अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? या तो एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज किया गया हो, ठीक है, या तो जंबल्ड ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, रैंडम ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, है ना? तो अगर वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है तो उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर वो जंबल्ड ऑर्डर में, रैंडम ऑर्डर में अरेंज होगा तो उसको बोलेंगे हम एमोर्फस सॉलिड। क्लियर हो गया? क्या क्लियर है? देखिए वन बाय वन इसके हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस पता करते हैं। देखिए वही तो मैंने आपको बताया, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर लेते हैं, किसको बोलेंगे? हियर रेगुलर या फिर यूनिफॉर्म या फिर प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है किसका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थ्रू आउट द बल्क। थ्रू आउट द बल्क मतलब आप सॉलिड के जितना भी, मान लो जितना भी ब्रेथ की सॉलिड है, बहुत ही जो भी सॉलिड है उसके डेप्थ में जितना आप जाओगे, मैं आपको समझाता हूं, देखो मैं आपको समझाता हूं डायग्राम बना के। मान लो ये हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, ये हमारे पास एक सॉलिड है, ये सॉलिड हो गया। इसके यहां पर भी देखोगे, यहां पर ये डेप्थ हो गया, इसको बोलते हैं बल्क और इसको बोलते हैं सरफेस। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सरफेस, और अंडर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? बल्क बोलते हैं, बल्क। तो बल्क में जाओ, डेप्थ में जाओ, कहीं पर भी जाओ, यहां पर आपको प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल देखने को मिलेगा थ्रू आउट द बल्क। क्लियर हो गया? जबकि बच्चा यहां पर irregular arrangement, non-uniform arrangement of the particles are present throughout the bulk। कहां पर? amorphous में। क्लियर हो गया? अभी डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होता है इसके बीच के डिफरेंस। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उसी को बोलते हैं शार्प, फिक्स को ही बोलते हैं शार्प। क्या कहने का मतलब हुआ सर? मान लो हम बात करते हैं आयरन की, आयरन की मेल्टिंग पॉइंट अगर मान लो मुझे याद नहीं है, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लो आयरन की मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3000 डिग्री सेल्सियस। आप हीट कर रहे हो आयरन को, पहले कितना आपने 100 दिया, 200, 2500, तब पर भी ये मेल्ट नहीं करेगा। जब तक ये 3000 मतलब अप्रोच नहीं कर लेगा तब तक आयरन मेल्ट नहीं करेगा। आयरन को मेल्ट करने के लिए अगर 3000 टेम्परेचर की जरूरत है तो 3000 पे ही मेल्ट करेगा, 28 पे मेल्ट नहीं करेगा। सर समझ में आ रही बात आपको? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? फिक्स होता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। क्लियर हो गया? जबकि अगर आप बात करते हो एमोर्फस सॉलिड की, तो एमोर्फस सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, नहीं होता है, वो मेल्ट्स ओवर अ रेंज, एक रेंज पर मेल्ट करता है। मान लो हम ले लेते हैं प्लास्टिक, किसकी बात करते हैं सर? प्लास्टिक की बात करते हैं। किसकी? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है कि एमोर्फस सॉलिड होता है। मान लो प्लास्टिक की मेल्टिंग पॉइंट अगर 150 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसी रेंज पे वो मेल्ट करेगा। ठीक है, 150 दिया उस समय वो मेल्ट है ना होना धीरे धीरे शुरू करेगा। आपको लगेगा तो अभी तो हो ही नहीं रहा, शुरू हुआ ही नहीं सर। 200 फिर 175 जाएगा, उस समय वो मेल्ट है ना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि अब ये मेल्ट हो रहा है। 200 तक मेल्ट करता रहेगा सर। तो ये एक रेंज पे मेल्ट करता है, एक रेंज ऑक्यूपाई कर लेता है, इसके बीच में वो मेल्ट करेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, शार्प नहीं होता है, इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज। क्लियर हो गया बात आपको? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए सारा डिफरेंस लिखा हुआ है, आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद इट शोज ए स्मूथ और क्लीन क्लीवेज ऑन कटिंग। मान लो आपके पास एक आयरन का रॉड है, किसका रॉड है सर? ये एक आयरन का रॉड है ना, ये एक आयरन का रॉड है मान लो।
अगर आप इसको कट करते हो, क्या करते हो, इसको कट कर दिया, यहां से बीच से कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल स्मूथ दिखेगा आपको, एकदम क्लीन दिखेगा, एकदम एक लाइन से कट होगा, राइट। उसी को बोलते हैं क्लीन कट होगा यहां पर, यह स्मूथ कट होगा। लेकिन अगर आप बात करते हो बच्चा प्लास्टिक या शीशे की, मान लो शीशा होता है ना, आप जानते हो शीशा को जब ब्रेक करोगे, जब कट करोगे तो इस तरह से कट होता है वो, देखे हो, इस तरह से वो टूटेगा। कहीं पे ब्रेक करो, कांच को ब्रेक करो, शीशे को ब्रेक करो, तो क्या क्या वो एक लाइन से ब्रेक होता है? एक लाइन से ब्रेक कभी नहीं होता है। वो क्या होता है, इस तरह से वो ब्रेक करता है। तो इसको बोलते हैं हम डोंट शो ए स्मूथ क्लीवेज, ये स्मूथ क्लीवेज शो नहीं करता है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट, इट शोज, किसकी, कौन सी, क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कभी कभी। एंड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसको हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल। अच्छा, एक पॉइंट और देख लो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसको हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ये रियल का सॉलिड होता है, ये रियल का सॉलिड होता है, इसलिए इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। किसको, क्रिस्टलाइन को। एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोला जाता है। स्यूडो सॉलिड मतलब फॉल्स, ये सॉलिड दिखता तो है बट सॉलिड होता नहीं है, दिखता है सॉलिड की तरह बट ये सॉलिड होता नहीं है। इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। एमॉर्फस सॉलिड को दो नाम से जाना जाता है, स्यूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। तो डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, आयरन, NaCl, जो भी ले लो, ये सब आपका आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जबकि एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्लास, प्लास्टिक, कोलतार, रबर, ये सब आता है एमॉर्फस सॉलिड में, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब जरा मैं बात करता हूं इसके अरेंजमेंट की, मैं आपको अरेंजमेंट के बारे में समझाता हूं। देखिए, जैसे ये अरेंजमेंट है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो ब्लैक बॉल है, देख रहे हैं ये ब्लैक बॉल, ये ब्लैक बॉल है ना, ये एटम है, ये क्या हमारा एटम। तो इसकी अरेंजमेंट क्या है बताइए, तो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजमेंट है इसकी, देख पा रहे होंगे। और यहीं पर आप ब्लू बॉल ले लो, मैं ब्लू बॉल दिखाता हूं आपको। ये जो ब्लू बॉल है, देखो ये ब्लू बॉल है, तो क्या लग रहा है आपको, एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। यहां पर एटम की मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोल देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल देंगे। क्लियर हो गया। यहीं पर अगर मैं बात करूं एमॉर्फस सॉलिड की, देखिए यहां पर क्या है, ठीक है सर ये तो प्रॉपर ऑर्डर में है, हाँ सर बिल्कुल, लेकिन यहां पे देखो और भी देख लो, ये भी प्रॉपर ऑर्डर में है, ठीक है सर, ये देख कुछ तो प्रॉपर ऑर्डर में है। लेकिन आप अगर बात करेंगे अगले की, देखिए कोई प्रॉपर ऑर्डर है, देख लीजिए कि यहाँ है ब्लैक बॉल, एक यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या भर चुका है, यहाँ पर सिर्फ ब्लू बॉल भर चुका है, देखो मतलब ये अदर एटम है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट, एमॉर्फस सॉलिड में कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रॉपर अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज और एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, राइट, आपने पढ़ा होगा आइसोटॉप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, पढ़े ना ये सब। तो आइसो मतलब होता है सेम, और ट्रॉपिक मतलब होता है डायरेक्शन, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज जो होगी क्या होगी, सेम सेम होगी, ठीक है। मतलब क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो ऑल दोज फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम इक्वल, सेम, समझ रहे हो, सेम मैग्नीट्यूड होगा इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, सेम प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड्स शोज आइसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। एग्जांपल क्या दे देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट, कंडक्टिविटी, ये सब एग्जांपल हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं हम एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एन मतलब क्या होगा यहां पर, एन मतलब होगा नोट, एन मतलब यहां पर नोट होगा, ठीक है, नोट। आइसो मतलब सेम, सेम, और ट्रॉपिक मतलब
उसकी डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। तो यहां पर किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। तो क्या कहता है, ऑल दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो अलग अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा विद इन द मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। यहां पर भी सेम एग्जांपल दे दो, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है। चलो इसको समझाते हैं हम आपको डायरेक्शन बना करके। देखिए यहां पे ये डायग्राम है। मान लो मैं सॉलिड में इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और मैं ऐसे मूव कर रहा हूं। समझ में आया क्या? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं मैं सॉलिड के अंदर। तो आपको क्या मिलेगा, एक ब्लैक, एक ब्लू, 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 इस तरह से मिलेगा। प्रॉपर ऑर्डर्ड है। इस डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टी अलग मिलेगा। राइट। अब बात कर लेते हैं क्या मिल रहा था, ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक, ये मिल रहा था ना। चलो दूसरा डायरेक्शन देख लेते हैं। मान लो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, पता चला आपको, दिख रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में। एक बार देख लो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, देखो ध्यान से, इधर ब्लू 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 ब्लू, इधर ब्लैक 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 मिल रहा है ना। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर आपको अलग अलग प्रॉपर्टी मिल रहा है। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूं मैं। देखो देखो मान लेते हैं जो हमारा ब्लैक बॉल है वो सोडियम प्लस है और जो ब्लू बॉल है वो Cl माइनस है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो सॉलिड के अंदर तो आपको क्या मिल रहा है, सोडियम, दिख रहा है, ब्लैक को सोडियम बोले, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन मिल रहा है। अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगा। और अगर मैं इधर जाऊं, दिख रहा है आपको, इस डायरेक्शन में जाऊं, दिखा, इस डायरेक्शन में जाऊं, इधर इधर, तो यहां क्या मिल रहा है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, इधर सोडियम 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 सोडियम, यहीं पे ले लो, तुम इधर ले लो, यहां क्या मिल रहा है, क्लोरीन, सॉरी सोडियम 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 सोडियम, क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो प्रॉपर्टी अलग अलग मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि इसकी अरेंजमेंट एक प्रॉपर ऑर्डर में है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में बच्चा क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, यही क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट जो होता है प्रॉपर ऑर्डर में होता है। इसीलिए क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। और इसीलिए ये कैसा होता है, एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का होता है। एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर हो गया। जबकि बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड में। एमॉर्फस सॉलिड में बच्चा तुम किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, मान लो तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर क्या मिला, देखो तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्लोरीन भी मिल रहा है, सोडियम भी मिल रहा है, क्लोरीन भी मिल रहा है, सोडियम भी मिल रहा है। ठीक है। मान लो तुम इस डायरेक्शन में चले गए ऐसे, तो क्या मिल रहा है, देखो क्लोरीन क्लोरीन, बीच में सोडियम भी आ जाएगा, इधर भी सोडियम, इधर भी सोडियम, फिर क्लोरीन मिल गया। तो सब कुछ मिलेगा, जिधर जाओगे दोनों मिलेगा, जिधर जाओगे दोनों मिलेगा, मिक्स मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोट्रॉपिक होता है। ये क्या होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। उम्मीद है समझ पाओगे। अगर समझ में नहीं आएगी तो क्लास जब आप आओगे ऑफलाइन में तो वहां पे आप समझना, अदरवाइज आप जहां पे होंगे आप अपने टीचर से भी समझ सकते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई ग्लास इज नोन एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। जो ग्लास होता है, खिड़की की ग्लास, जो खिड़की विंडो में हम लोग ग्लास लगाते हैं, वो सॉलिड नहीं है, वो देखने में सॉलिड लगता है लेकिन वो सूडो सॉलिड है बच्चा, सुपर कूल्ड लिक्विड है। एक साल, जैसे तुम अभी खिड़की में शीशे लगाओ और एक साल के बाद देखने जाओ तो जो विंडो का बटम प्लेस होगा, बटम नीचे वाला, वहां पे देखना ग्लास की थिकनेस ज्यादा हो जाती है और ऊपर में, विंडो के ऊपर में ग्लास की थिकनेस थोड़ी कम हो जाती है। मतलब जो ग्लास था वो नीचे फ्लो कर गया, धीरे धीरे स्लाइटली फ्लो करता है, टाइम लगता है, बट वो फ्लो कर रहा है ना, जो फ्लो करता है उसको लिक्विड बोलते हैं, सॉलिड थोड़ी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, सूडो सॉलिड होता है, मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। क्यों बोलते हैं इसको सुपर कूल्ड, सिंस ग्लास डज नॉट मेल्ट शार्पली। ये एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट नहीं होता है, एंड इज ग्रेजुअली सॉफ्टेंड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। और धीरे धीरे क्या होता है, वो ठंडा होने लगता है एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, इसीलिए बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है यहां से, व्हाई डज ग्लास इन ओल्ड मोन्यूमेंट्स बिकम्स मिल्की। जो पुराने हमारे मोन्यूमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे
मिल्की कलर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, ग्लास का बना हुआ, क्यों? एज द ग्लास मेल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे उस पर सनलाइट एक्सपोज होगी वो कंसिक्वेंटली क्या हो जाता है, मेल्ट होने लगता है और गर्म हो जाता है, और नाइट के समय में वो क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है। फॉर सिवरल ईयर्स यही काम होते रहता है रेगुलरली, सालों साल चलते रहता है। सन की लाइट होगी थोड़ा सा मेल्ट करेगा, फिर नाइट होगी ठंड मतलब टेम्परेचर लो होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ड्यू टू दिस सम एक्सटेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है, टेक्स प्लेस विच गिव्स सम मिल्की अपीयरेंस, और उसी क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ग्लास के जो मोनूमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाता है, मिल्की कलर अपीयर हो जाता है। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है सीईटी में, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो हमें अमॉर्फस सॉलिड नहीं पढ़नी है, अमॉर्फस सॉलिड तक की कहानी यहीं तक थी, वो खत्म हो चुका है अमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि वो फॉल सॉलिड है, स्यूडो सॉलिड है, उसके बारे में क्या पढ़ना, हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जो कि एक ट्रू सॉलिड होता है, ट्रू सॉलिड होता है। क्लियर है? इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रू सॉलिड जो होता है बच्चा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हमने क्या कर लिया है, क्लासिफाई कर लिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, उसके बेसिस पर। अब पता है ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, अभी तो समझाया था, ये सर्कल ड्रॉ करके इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसके बेसिस पर हमने उसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। और इसके बेसिस पे हमने 4 तरह से क्लासिफाई करे। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसको फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया। एक होता है पोलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स हैं। दूसरा होता है नॉन पोलर सॉलिड, तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ये सब मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, एक शॉर्ट में कवर नहीं कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आप धीरे धीरे पढ़ना, धीरे धीरे समझना, ठीक है। दूसरा होता है बच्चा मेटालिक सॉलिड, तीसरा होता है कोवेलेंट सॉलिड जिसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, और फोर्थ वन इज आयोनिक सॉलिड। तो 4 तरह के सॉलिड हमें पढ़ना है। ये 4 तरह के सॉलिड किसके टाइप से है, किसके टाइप से, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एमॉर्फस की कहानी यहीं पर खत्म, अब एमॉर्फस कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा इस चैप्टर में, ठीक है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड पता चल गया आपको, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, ये 4 तरह के सॉलिड होते हैं। फर्दर ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर लिया गया, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, आयोनिक हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चा, सबसे पहला आप आयोनिक सॉलिड का तो नाम सुने होंगे, आयोनिक सॉलिड क्या होता है, तो पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। आयोनिक सॉलिड क्या होता है, आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएगा, ये मेरे पास बना हुआ नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया है, आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आयोनिक सॉलिड क्या होता है। जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया NaCl, NaCl क्या है, एक आयोनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो Na पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। मतलब इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है बच्चा, बताओ, आयंस। पूछा हुआ है CUT में, मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, CUT में आया हुआ है 2023 में कि आयोनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। तो आयोनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, आयंस होता है। 2023 में आया बच्चा, इसलिए बोल रहा हूं नोट्स अच्छे से कवर कर लो, क्वेश्चन इजी कवर हो जाएगा आपका। इंट्रैक्शन, अब आयोनिक सॉलिड के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है कौन सा होता है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि नहीं होता है, अरे बच्चा चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, और चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं, या तो आयोनिक बॉन्ड बोल दो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो, राइट। अच्छा आयोनिक सॉलिड होता कैसा है सर, आपको पता है हार्ड होता है, आयोनिक सॉलिड हार्ड होता है ना, ठीक है, ब्रिटल होता है, ठीक है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत हाई होता है आयोनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और आयोनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कहां याद रखना, इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म, सिर्फ एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म में, बट सुन लो इधर, बट बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बैड कंडक्टर इन सॉलिड, मतलब NaCl है, अगर आपसे पूछता है NaCl तो क्या बोलोगे, वो बैड कंडक्टर है। अगर आपसे पूछ दिया NaCl प्लस वाटर, तब क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। समझ में आ रहा है ना बात, अच्छे से कवर करना।
एग्जाम्पल दे दिया NaCl, MgCl2, ZnS, ZnSO4, बहुत जो भी आप CuCl2 कुछ भी दे दो यहाँ पे, ठीक है। दीज ऑल आर आयोनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं बच्चा, आपने ये भी पढ़ा होगा कोवेलेंट सॉलिड, पढ़ेंगे ना, इसी को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या होता है बताओ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, या तो एटम या तो मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, या तो एटम या तो मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शन क्या होगा, इंटरेक्शन किसको बोलते हैं, भूल गए क्या? इंटरेक्शन मतलब उसके बीच में बॉन्ड क्या है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड क्या है। ये जो मान लो इसके एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये एटम है, एटम को हमेशा एस्फेरिकल दिखाओगे आप। कैसे दिखाओगे, एस्फेरिकल, और सारे एस्फेयर इक्वल साइज का, इक्वल रेडियस का दिखाओगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं दिखाओगे। ये मान लो ये सॉलिड स्टेट में फिक्स है कि सारे एस्फेयर क्या होगा, इक्वल रेडियस का होगा। क्लियर है ना, ये बात याद रखना। तो ये इसके क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मान लो एक एटम है, ठीक है। इसके बीच में कौन सा फोर्स होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वही इसी को बोलते हैं इंटरेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां से, एग्जांपल क्या होगा, सिलिका, अरे सेंड बालू, SiO2 सिलिका, ठीक है, SiO2, SiC, शायद इसको कार्बोरंडम बोलते हैं, SiC, देखना क्या होता है हमें याद नहीं है, शायद इसको कार्बोरंडम बोलते हैं, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कोवेलेंट सॉलिड है बच्चा, नेटवर्क सॉलिड है। क्लियर है ना, याद रखना। अब यहां पे थोड़ा सा मैंने डिस्कस भी कर दिया, ऐसे इसका ये 9th-10th की बात है। डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड थोड़ा सा हमने डिस्कस कर दिया। ग्रेफाइट और डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल में देखो, पेंसिल में ब्लैक ब्लैक जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, उसी को ग्रेफाइट, वही ग्रेफाइट है। वेरी सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कभी भी पेंसिल से कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को टच मत करना बच्चा, उसके जो पेंसिल के जो वो होता है ना, वो गुड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट होता है, वो गुड कंडक्टर होता है। यहां पर जो कार्बन होता है ग्रेफाइट, चाहे ग्रेफाइट हो चाहे डायमंड हो, कार्बन से तो मिलकर बना है। कार्बन इज एटम, कार्बन इज एटम। तो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ज्योमेट्री क्या होता है यहाँ पर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब बात करते हैं डायमंड की। सर डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, पता ही होगा आपको, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पर भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। कुछ पॉइंट्स है, आप याद कर लेना इसको। ऐसे ये 11th में भी पढ़ाया जाता है और 9th-10th में भी पढ़ाया जाता है ये सब बातें, ठीक है। 11th में हम लोग पढ़ते थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कार्बन में, कार्बन जहाँ पे ग्रुप 14 एलिमेंट्स था वहाँ पे पढ़ते थे, बट उसको भी रिमूव कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं अब थर्ड, दैट इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मेटल की बात करते हैं। मेटल, मान लो ये आयरन का एक टुकड़ा है, आयरन का एक रॉड है, ये आयरन का रॉड है, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ये आयरन है, इधर देखो इधर, ये आयरन का रॉड है, ये आयरन का रॉड है ना, ये आयरन का रॉड है पूरा का पूरा। ये ब्लैक वाला क्या, आयरन का रॉड है, दिख रहा है ना। और ये जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो पर्पल कलर से बना रहा हूं, दिस इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। तो ये क्या होगा बच्चा, ये क्या होगा बताओ। अब तुम पता है ना मेटल में क्या होता है, मेटल में एक पॉजिटिव आयंस, अब मेटल है बच्चा, मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज आयंस तो बनाता है, Na+, Ca+2, Mg+2, है ना, ये सब मेटल है, Al+3। तो ये क्या होगा, इसके पॉजिटिव आयन से मिलके बनता है। अरे बच्चा मेटल है तो पॉजिटिव आयन होगा, और सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन से वो सराउंडेड होता है। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसलिए तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जो मेटालिक सॉलिड होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव चार्ज आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना, ओके। इंटरेक्शन क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड, मतलब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मेटालिक बॉन्ड के साथ अटैच होगा, राइट। अब ये क्या होता है, मेटल क्या होता है, पता ही होगा आपको, क्या होता है बताओ, क्या होता है मेटल, वेरी हार्ड, अच्छा क्या होता है, वेरी हार्ड होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। मेटल की प्रॉपर्टी पढ़े हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल है सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, हाई डेंसिटी बहुत ही कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट, सीधी सी बात है। यहाँ पे सिल्वर AgAuCuFe डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात आपको। चलो अब बात करते हैं लास्ट वाला, क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड, याद है। इसी को तो 3 टाइप में डिवाइड किया था, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, याद है। चलो तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा सर, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, अरे मॉलिक्यूल है,
तो मॉलिक्यूल ही होगा ना, मॉलिक्यूल ही होगा इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्लियर है? और जो मॉलिकुलर सॉलिड होता है बच्चा, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। किस कोई भी ले लो, अब ये मैंने कहाँ पे लिख दिया, मॉलिकुलर में ही लिख दिया। तो आपको ये बात समझना है कि चाहे कोई सा भी टर्म आ जाए, कोई सा भी टर्म आ जाए, ये बात आपको समझ लेना है कि ये हमेशा किसके अंडर होगा, बताओ किसके अंडर होगा, ये हमेशा होगा मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर। कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, इसका हमेशा मॉलिक्यूल होगा, और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पोलर। तो पोलर के लिए भी यही होगा, पोलर के लिए भी क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शन क्या होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जैसे मान लो हमने ले लिया HCl सॉलिड, क्या ले लिया, HCl सॉलिड ले लिया, तो क्या होगा बताओ, HCl HCl HCl, ध्यान से सुनना, H के ऊपर प्लस माइनस, अरे डेल्टा प्लस ले लो, डेल्टा माइनस ले लो, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, राइट। इसके बीच में यहां पर क्या लगेगा, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसके बीच में देखो डायपोल डायपोल मोमेंट नहीं है क्या, अरे मोमेंट बोल रहा, सॉरी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं है क्या, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डायपोल डायपोल, डाय मतलब दो, पोल मतलब चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, है ना। डाय मतलब दो, पोल मतलब चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो ये एक पहला सॉलिड है, इधर इधर देखो, इधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो ना, ये एक पहला सॉलिड HCl, ये एक पहला सॉलिड HCl, ये एक पहला सॉलिड HCl, और इसके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिखा कि नहीं दिखा, और इसी को बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, क्लियर है ना। अब ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लो डेंसिटी होता है, ठीक है, और लो डेंसिटी लो है, सॉफ्ट है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, कम। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है HCl सॉलिड और SO2 सॉलिड, याद रखना। क्लियर। अब आ जाओ बात कर लेते हैं हम नॉन पोलर सॉलिड का। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, वंडरवाल वेग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबसे कम फोर्स। इसको हम लोग लंदन फोर्स भी बोलते हैं या डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, याद रखना बच्चा, पूछ लेता है ये सब, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट होता है, लो डेंसिटी होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे I2 का सर स्ट्रक्चर बनाओ तो दिखाओ, देखो यहाँ पर I, यहाँ पर I2 है ना बच्चा, ये I2 ही तो है, I, अरे यही तो है I2, यहाँ पर बना लो I, यहाँ पर बना लो I। अब बताओ इसमें कोई चार्ज राइज होगा क्या बच्चा, सेम एटम है, कोई चार्ज नहीं होगा, और इसके बीच में ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दिस इज ये देखो, ये I2 है, ये I2 है, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, कौन सा, ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। क्लियर। तो नॉन पोलर सॉलिड के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ये I2 सॉलिड, CO2 सॉलिड, CCl4 सॉलिड, याद है ना एग्जाम्पल भी। और एक लास्ट होता है बच्चा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, तो पता ही होगा इंटरेक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हार्ड और ब्रिटल होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, और आइस एक सॉलिड होता है। आइस पता है ना आपको कैसा होगा सर, H2O, कहाँ हो, इधर देखो, H2O सॉलिड फॉर्म। तो इसके बीच में देखो, ये एक पहला सॉलिड है, ये एक दूसरा सॉलिड है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है, पता है, ये वाला, ये। तो इसको कौन सा बॉन्ड बोलोगे, यही तो है हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे कि नहीं समझे, यही तो है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, तो आइस क्या होता है, सॉलिड होता है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अभी बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे की कहानी अगला लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही पूरा डेप्थ में समझाने की कोशिश करें, इसको देखना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बताना, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देखना, फिर उसके बाद जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको आराम समझ में आएगा। मेरा मकसद वन शॉट लेक्चर नहीं है, मेरा मकसद है कि जितना भी मैं पढ़ाऊँ आपको वो क्लियर कट समझ में आ जाए। बहुत ही ईजी है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये 100% बता रहा हूँ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।